हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। व्यस्तता के कारण कोई भी वीडियो मैं आपके लिए नहीं बना पा रहा था, उसके लिए क्षमा है आपसे। तो आज का जो टॉपिक है ये भारतीय कृषि से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में एग्रीकल्चर, भूमि और एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उससे संबंधित वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो जो भी व्यक्ति इस चैनल से पहली बार जुड़ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो भारतीय कृषि से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कृषि से संबंधित क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड यह वीडियो। तो सबसे पहले भारतीय कृषि के बारे में जो बड़े बड़े तथ्य हैं वो हम जान लेते हैं कि वो क्या है। फ्रेंड्स, भारत की लगभग 52% यानी कि 52% जो आबादी है वह कृषि व उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं उसमें लगी हुई है। यानी कि अगर हम बात करें तो भारत की आधी जनसंख्या जो है वो अपना व्यापार और अपना जो रोजगार है वह कृषि से ही या फिर उससे संबंधित जितने भी कार्य है उससे अपनी आमदनी प्राप्त करती है। और अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो लगभग 51% भाग, यानी कि अगर भारत की भूमि की अगर हम 100% की बात करें तो उसमें से लगभग 50% भाग पर जो है वो खेती होती है या फिर उसके संबंधित कार्य होते हैं। अगर हम चीन की बात करें तो चीन में सिर्फ 11%, जो कि हमारा बहुत कम हिस्सा चीन में होता है एग्रीकल्चर का। उसके बावजूद भी चीन टेक्नोलॉजी में और कृषि कार्य में सबसे आगे है। यानी कि चीन में जितनी खेती होती है उससे 5 गुना खेती जो है भारत में होती है। यूएसए की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 20%, कनाडा में 5%। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 1950-51 में जीडीपी में जो कृषि का योगदान 52.2% था, वह अब यानी कि 60-70 साल में जो है वो 13.7% ही रह गया है। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारी कृषि की जो स्थिति है वह बहुत ज़्यादा दयनीय है। इन बड़े देशों की अगर हम बात करें तो इससे कई गुना खेती जो है हमारे भारत में होती है। अगला जो थॉट है वह है गहनता। ये गहनता क्या चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शस्य गहनता क्या होती है। तो फ्रेंड्स, किसी भूमि पर एक वर्ष में जितनी बार फसलें उगाई जाती है वह उस भूमि की शस्य गहनता जो है कहलाती है। यानी कि आपने अपने 1 बीघा की खेती में अगर 4 बार जो है वो फसलें उगाई है तो उसको हम बोलते हैं गहनता, यानी कि उसकी शस्य गहनता कैपेसिटी बोलते हैं। इसको निकालने का एक फार्मूला भी है। वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र, यानी कि आपने कितने हेक्टेयर कितने बीघा में फसल बोई है और वर्ष में शुद्ध कृषित क्षेत्र कितना है, उसको अगर आप 100 से इंटू करेंगे तो किसी भी क्षेत्र विशेष का शस्य गहनता सूचकांक हमको प्राप्त हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, वर्तमान में भारत का जो शस्य गहनता सूचकांक है वह 135% है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और 1950-51 यानी कि हम अपने आज़ादी के समय की बात करें तो उस समय 111.1% शस्य गहनता था। और सबसे सर्वाधिक शस्य गहनता की अगर हम बात करें तो 189% जो है वो पंजाब की है। ये भी आप याद रखिएगा। प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं तो उसमें जो है मुख्यतः 3 फसलों की जो है पैदावार हम करते हैं। इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और एक है जायद की फसल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रबी की फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है और जायद की फसल कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, रबी की जो फसल होती है ये एक्चुअली जो ठंड का मौसम होता है उसमें बोई जाती है। यानी कि इनके जो बुआई का समय है वो अक्टूबर और नवंबर में होता है और इनको गर्मी यानी कि अप्रैल और मई में जो है इनको काट लिया जाता है। तो इसमें जो प्रमुख फसलें वो है गेहूँ, चना, जौ और मटर। गेहूँ, चना, जौ और मटर ये जो है रबी की फसल है, याद रखिएगा आप। और भी कई फसलें होती हैं पर प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें तो ये है। खरीफ की फसल फ्रेंड्स ये बारिश के समय में बोई जाती है, जून जुलाई में, और सितंबर और अक्टूबर में जो इनकी कटाई होती है। इसमें प्रमुख फसलें जो है वो है चावल, ज्वार, बाजरा, जूट, मूंगफली और कपास। आपसे इन ऑप्शन में से पूछा जा सकता है कि गेहूँ जो है वो कौन सी फसल है, चावल जो है कौन सी फसल है, तो आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
जायद की फसलें क्या होती है, ये मार्च में बोई जाती है और इनको मई जून यानी कि 2 महीने के अंतराल में गर्मियों में ही काट लिया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी, खीरा, मूंग, उड़द जैसी फसलें जो है जायद फसल के अंतर्गत आती है। तो भारत की फसलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और एक जायद की फसलें, याद रखिएगा। थोड़ा सा हम चावल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, चावल जो है कौन सी फसल है, तो यह उष्णकटिबंधीय फसल है और इसके लिए टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री के आसपास रहना चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक की जहाँ पर वर्षा होती है वहीं पर ये चावल की पैदावार ज़्यादातर होती है। कुल कृषित भूमि के 25% भाग पर जो है भारत में जो है वो चावल की खेती होती है। ठीक है, चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा चावल का बॉटनिकल नेम क्या है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। और हम थोड़ा सा इसके थॉट देखें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का जो हिस्सा है 42% है, यानी कि भारत में 100% अगर खाद्यान्न की फसलें उत्पादित हो रही है तो उसमें 42% भाग जो है वो चावल का होता है। और भारत में चावल के जो प्रमुख उत्पादक राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। ये 3 प्रमुख बड़े राज्य जो है चावल का जो उत्पादन ज़्यादा करते हैं। पश्चिम बंगाल व असम में एक वर्ष में चावल की 3 फसलें जो है वो पैदा की जाती है। और 3 फसलें कौन कौन सी होती है, एक होती है अमन, ओस और एक है बोरा। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान है, यानी कि चावल सर्वाधिक विश्व में कहाँ पर पैदा होता है तो वो होता है चीन में। और अगर हम बात करें तो भारत जो है चावल के उत्पादन में दूसरे नंबर पे, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आई गया है, मैंने आपसे चावल का बॉटनिकल नेम पूछा था तो उसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। और जो धान की खेतों से जो मीथेन उत्सर्जित होती है ये भी आप याद रखिएगा। तो मीथेन जो है धान की खेतों से उत्पादित होती है और मीथेन एक एल्केन है और इसका फार्मूला होता है CH4। चावल की कुछ प्रमुख किस्में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक ताइजुंग है, कावेरी है, मंसूरी है, भवानी, रत्ना, पद्मा, जया, IR 8 और जमुना, ये सब चावल की प्रमुख किस्में हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले गेहूं के बारे में तो यह शीतोष्ण जलवायु की फसलें हैं। इसके लिए टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री होना चाहिए और बारिश का जो इसमें लेवल है वो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के आसपास गेहूं के लिए पर्याप्त बारिश होती है। और विश्व का 12% गेहूँ जो है वो भारत में उत्पादित होता है और इसमें प्रथम स्थान चीन का है और भारत जो है दूसरे स्थान पर, यानी कि चावल और गेहूं के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि भारत के अंदर जो है फ्रेंड्स 52% आसपास जो है वो इसके भूभाग पर खेती होती है और चीन में सिर्फ 11% के भूभाग पर खेती होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है टेक्नोलॉजी की मदद से चीन प्रथम स्थान पर हमेशा रहता है। देश की कुल 14% भूमि के भाग पर जो है वो गेहूँ की खेती होती है और भारत में अगर गेहूं उत्पादकता की हम बात करें तो सर्वाधिक यूपी में होता है, पंजाब में होता है, देन हरियाणा में होता है। गेहूं की प्रमुख किस्मों की अगर हम बात करें तो उसमें कल्याण, सोना, राजो, सोनारा 63, 64, शोरा, सोनालिका, ये प्रजातियां इसके अंतर्गत आती हैं। और फ्रेंड्स भारत में अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का सबसे अनुकूल प्रभाव जो था, पैदावार में जो वृद्धि हुई थी वो गेहूँ पर ही पड़ी थी। ठीक है, अगली हम बात करें मक्का, मेज़ के बारे में तो यह अर्धशुष्क जलवायु की फसल है और यह भारत के कुल बोए गए क्षेत्रफल के 3.6% भाग पर उगाई जाती है और इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रमुख किस्मों में अगर हम बात करें तो सरताज, गंगा, दक्कन, 103, 105, धवल, प्रभात, अरुण और किरण, ये मक्के की एक प्रमुख किस्म है, याद रखिएगा। दालों की अगर हम बात करें तो विश्व की लगभग 20% दालें जो है भारत में उत्पन्न की जाती है और दालों का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह क्रमशः जो है मध्य प्रदेश में लगभग 24%, महाराष्ट्र और राजस्थान में होता है। तो दाल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, देन राजस्थान में होती है। प्रति किलोग्राम हेक्टेयर की दृष्टि से पंजाब का जो है इसमें पहला स्थान है और दलहन में चने का जो स्थान भारत में प्रथम है, याद रखिएगा। चना जो होता है दाल, उसमें भारत पहले स्थान पर है और कुल चना का 38.6% केवल मध्य प्रदेश में ही होता है, जबकि कुल अरहर का 1/3 भाग जो महाराष्ट्र में होता है, याद रखिएगा। मूंग उत्पादन में राजस्थान सबसे ज़्यादा है और उड़द उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा।
तिलहन की अगर हम बात करें तो देश की कुल कृषित भूमि के क्रमशः लगभग 14% भाग पर तिलहन का उत्पादन होता है और तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे थे। तो दाल और तिलहन यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एमपी है, जो अकेले भारत के 31% तिलहन का उत्पादन करता है। कुछ प्रमुख अगर हम फसलें की बात करें तिलहन में, तो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी जो है तिलहन फसलों के अंतर्गत आती है। मूंगफली उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो अगेन जो है हम गेहूं और उसके बाद तिलहन में भी जो है मूंगफली में जो है हम सेकंड नंबर पर हैं। मूंगफली का उत्पादन अगर हम भारत में सबसे अगर हम बात करें तो गुजरात जो है सबसे पहले स्थान पर है राज्यों में। और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन अगर हम बात करें, ये भी तिलहन के अंतर्गत ही आता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड नंबर महाराष्ट्र का है, दोनों मिला के लगभग 90% सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। सूरजमुखी की अगर हम बात करें सनफ्लावर की, तो इसमें पहले नंबर पर कर्नाटक भी है। ठीक है। शुगर केन गन्ने की अगर हम बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय फसल है। तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और बारिश 75 से 120 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। और विश्व में गन्ना व चीनी दोनों के उत्पादन में जो है भारत दूसरे स्थान पर, यानी कि भारत जो है वो दूसरे स्थान पर ही हर चीज़ों में, ब्राज़ील के बाद। ब्राज़ील पहले नंबर पे है। भारत में उत्पादित गन्ने का 40% उपयोग जो है गुड़ बनाने में और 60% यूज़ जो है उसका चीनी बनाने में होता है। गन्ना उत्पादन में यूपी का जो पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है, इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होता है। आपसे क्वेश्चन गन्ने के बारे में पूछा जा सकता है कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये कोयम्बटूर में है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम ज्वार की। तो विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भारत है, पहले नंबर पे ज्वार में। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए राज्यों में अगर हम ज्वार उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन होता है। भारत में ज्वार कुल बोए गए क्षेत्रफल का लगभग 5.5% भाग पर जो है बोया जाता है। बाजरे की बात करें तो इसके उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, बारिश जो है 30 से 50। बाजरा जो है कहाँ की फसल है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बाजरा जो है अफ्रीकी मूल की प्रमुख फसल है। यह ज्वार से भी शुष्क जलवायु में पैदा की जाती है। चाय की अगर हम बात करें तो यह भारत की प्रमुख पेय यानी कि ड्रिंकिंग क्रॉप है। बारिश 50 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए और टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री होना चाहिए। देश में अगर हम बात करें तो ये सब लोगों को पता होगा, असम जो है 50% चाय का उत्पादन अकेले करता है राज्यों में। और विश्व में चाय उत्पादन में चीन के बाद भारत का सेकंड नंबर है। अगेन भारत में विश्व की 20% चाय जो है वो पैदा होती है और यह उष्ण आर्द्र एवं उपोष्ण आर्द्र जलवायु वाली फसल है जो पहाड़ी ढलानों पर जो है पैदा की जाती है। ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। असम में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो इसके लिए टेम्परेचर 16 से 20 चाहिए, बारिश 150 से 250 सेंटीमीटर के आसपास अनुकूल रहती है इसमें। इसके लिए सुहाऊं जो ढाला हुआ भूमि जो होती है वो आवश्यक होती है। और भारत विश्व की लगभग 4.5% कॉफ़ी का उत्पादन करता है और कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो विश्व में छठा है, जबकि पहले स्थान पर जो है ब्राज़ील है। भारत में जो बाबा बदून की जो पहाड़ियाँ हैं जो कि कर्नाटक में हैं, पर सर्वप्रथम कॉफ़ी का पौधा जो लगाया गया था। इसीलिए भारत के अगर राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कर्नाटक का जो पहला स्थान है कॉफ़ी उत्पादन के बारे में। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, कर्नाटक का। और कॉफ़ी रिसर्च सेंटर अगर आपसे पूछे तो ये कर्नाटक के बल्लेनूर में है। नारियल की अगर हम बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। टेम्परेचर 20 से 25 चाहिए और 150 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश जो है यहाँ पर अनुकूल होती है। नारियल के उत्पादन, उपभोग व निर्यात में भारत का पहला स्थान है, यानी कि हम उत्पादन भी ज़्यादा करते हैं, इसका उपभोग भी ज़्यादा करते हैं और निर्यात भी करते हैं। उत्पादकता में मेक्सिको का जो है वो प्रथम स्थान है इसमें, ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो केरल है। फल और सब्जियों की अगर हम बात करें तो देश की कुल कृषि उत्पादन में हॉर्टिकल्चर का योगदान 30% है। ये 12 और 13 के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। फलों के उत्पादन में चीन के बाद हम दूसरे स्थान, चीन के बाद भारत का जो पहला स्थान है, यानी कि सेकंड नंबर पर यहाँ पर चीन है। आम, केला, काजू, नींबू के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। विश्व में काजू की कुल उपज का 45% जो है वो भारत में होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर निर्यात की हम बात करें तो भारत जो है वो काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
और राष्ट्रीय काजू शोध का जो केंद्र है वो कर्नाटक के पुंतूर में है। नारंगी उत्पादन में जो है, जो ऑरेंज होता है, वो महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पर है यहाँ पे। सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है और प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र जो है पूरे राज्यों में जो है सबसे पहले स्थान पर है। मसालों की अगर हम बात करें तो मसालों का प्रदेश भी हम केरल को कहते हैं, पहले स्थान पर है वो, और इसके लिए 93% काली मिर्च का जो उत्पादन होता है केरल में, ये भी आप याद रखिएगा। लाल मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादन, उपभोक्ता और निर्यातक है, नारियल के बाद। भारतीय मसाला शोध संस्थान अगर आपसे पूछ ले तो ये कोझिकोड केरल में है। और भारत विश्व में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी आप याद रखिएगा। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है मसालों का। रबर की अगर हम बात करें तो इसके लिए उष्णकटिबंधीय गर्म एवं आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। टेम्परेचर 25 से 35, वर्षा सर्वाधिक चाहिए इसके लिए 300 सेंटीमीटर के आसपास। भारत विश्व में प्राकृतिक रबर का जो है चौथा उत्पादक देश है। केरल राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है रबर, 90%, इसलिए पहला राज्य है ये। और भारतीय रबर शोध संस्थान अगर आपसे पूछ ले तो ये कोट्टायम केरल में है। चलिए अब कुछ शब्दावली की हम बात करें। कृषि भूमि क्या होती है? इसके अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र व प्रति क्षेत्र दोनों को शामिल किया जाता है। प्रति भूमि ये वो होती है जहाँ 1 से 5 वर्षों तक कोई फसल नहीं उगाई जाती, उसको हम प्रति भूमि बोलते हैं। बंजर भूमि किसे कहते हैं? कृषि के लिए जो अयोग्य भूमि होती है, जहाँ पर कृषि नहीं होती, उसको हम बंजर भूमि बोलते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? इस कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन साथ साथ किया जाता है, तो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कार्य किए जाते हैं, उसको हम मिश्रित कृषि कहते हैं। नगद फसल किसे कहते हैं? ऐसी फसलें जिसे किसान मुख्य रूप से बेचकर फटाफट धन प्राप्त कर लेता है, उसको हम बोलते हैं नकदी फसल, जैसे कि गन्ना हुआ, तंबाकू हुआ, जूट हुआ आदि। इन सब को हम नकदी फसल के अंतर्गत कहते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस हरित क्रांति के बारे में कर लेते हैं। 1966 के आसपास एक भयंकर सूखा पड़ा था। उसके बाद में भारत में कृषि विकास की नई पद्धतियाँ जो है अपनाना जरूरी हो गई थी, इसलिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 1960 के दशक के आसपास, मुख्यतः अगर इसके हम सन की बात करें तो 66-67 में हुई थी। इसका श्रेय जो है किसको जाता है सब लोग जानते हैं, नॉर्मन बोरलॉग तथा M.M. स्वामीनाथन को जाता है, इसलिए इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। सूखे के बाद धान की अधिक उपज देने वाली जो प्रजाति थी वह HYV ताइचुंग तथा गेहूं की HYV प्रजाति लरेगा रोज़ो सोनार 64 के बीजों का आयात किया गया था। तो हरित क्रांति में सर्वाधिक फसल का अगर रकबा जो बढ़ा था वो गेहूं का बढ़ा था। हरित क्रांति के उद्देश्य क्या थे? तो निश्चित ही ये सामान्य उद्देश्य थे। कृषि की अनिश्चितता में कमी लाना था, कृषि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना था और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था। हरित क्रांति के द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई। इसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। मैंने बताया आपको हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा अगर कोई फसल बढ़ी है तो वह है गेहूँ, मतलब 6 गुना के आसपास इसमें वृद्धि हुई थी। ठीक है, जबकि चावल में भी 3 गुना की वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति से पूर्व 1965 के पहले की बात करें, जहां प्रति हेक्टेयर 5.05 किलोग्राम उर्वरक उपयोग हो रहा था, वहीं 11-12 की अगर हम बात करें तो यह बढ़कर 144 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। तो हम जान सकते हैं कि उर्वरक का उपयोग कितना हो रहा है, जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति भी जो है कम हो रही है। इसीलिए जो जैविक उर्वरक होते हैं उनका उपयोग हमको ज़्यादा करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जिसको हम NPK बोलते हैं, उनका मानक अनुपात 4:2:1 है, किंतु वर्तमान में यह काफ़ी डिसबैलेंस हो गया है। 6.4, 2.7 और 1 का जो है प्रयोग हो रहा है। और प्रमुख क्षेत्र जो थे हरित क्रांति के, जहाँ पर हरित क्रांति के परिणाम काफ़ी देखने को मिले थे, वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जो था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। यहाँ पर हरित क्रांति का प्रमुख जो था देखने को लाभ मिला। भूमि सुधार की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्व वसूली की जमींदारी, रैयतवाड़ी व महलवाड़ी कृषि व्यवस्था में कृषकों का भूमि से लगाव अधिक नहीं हो रह गया था। फलस्वरूप भूमि की उत्पादकता काफ़ी कम हो गई थी। जोत का आकार का वितरण प्रारूप काफ़ी असमान था। भूमिहीन मजदूरों की संख्या काफ़ी अधिक थी। अतः स्वतंत्रता के बाद इन चुनौतियों पर कार्य करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए 1948 में भूमि सुधार संबंधी कुछ कानून बनाए गए थे। उसके
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बिचौलियों का अंत किया गया था। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, जिससे काश्तकारों को ज़मीन का स्वामित्व मिला। 1950-60 के बीच लगभग 260,000 जमींदारों व बिचौलियों की जो है समाप्ति की गई थी। काश्तकारों में सुधार किया गया, इसके माध्यम से किसानों का जोत का उनको जो अधिकार प्रदान किया गया और जमींदारों के अन्याय से रक्षा करने का अधिकार भी उनको प्रदान किया गया। हदबंदी, भारत में कृषि भूमि का 48% भाग केवल 10% कृषकों के पास है। इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने 1954 में हदबंदी कानून लाया, जिसके तहत अधिकतम भूमि को की जो सीमित सीमा जो थी, यानी कि किसी किसान के पास कितनी अधिकतम भूमि हो सकती है उसका निर्धारण किया गया और अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण करने का लक्ष्य जो इसमें रखा गया था। एक प्रमुख तथ्य इसमें चकबंदी, इसके द्वारा जोत के आकारों को और छोटा होने से रोकने व भूमि को इकट्ठा कर बड़े जोतों के माध्यम से सहकारी कृषि पर बल दिया गया और 1980 के दशक में सभी राज्यों में कानून बना। खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कार्य हुए। बिहार व पश्चिम बंगाल में इसे आज तक लागू जो नहीं किया गया था, यानी कि चकबंदी बिहार और इसमें लागू नहीं है, याद रखिएगा आप, ठीक है। देश में भू जोतों का औसत आकार राजस्थान में सबसे अधिक है और उसके बाद है पंजाब। अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, सीमांत जोत किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम वाले को हम सीमांत जोत बोलते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा भूमि यही है, लगभग 59% के आसपास है। सीमांत जोत के बाद आती है छोटी जोत, इसमें 1 से 4 हेक्टेयर जिसको होती है उसको बोलते हैं हम, ये 32% के आसपास है। मध्यम जोत का आकार 4 से 10 हेक्टेयर के आसपास होता है, ये 7.5% के आसपास है। और बड़ी जोतों का आकार भारत में कम है, यानी कि 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि अगर किसी के पास है तो उसको हम बड़ी जोत बोलते हैं, ये लगभग 1.5% के आसपास है। तो फ्रेंड्स, कृषि से संबंधित ये वीडियो था आपके लिए। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो और भी लेके आऊँ, और अगर आप वीडियो को जितना अधिक शेयर करेंगे, जितने व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मुझे और वीडियो बनाने के लिए जो है वो मोटिवेशन मिलेगा। तो शेयर कीजिए इसको और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।